हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच कट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस। मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस कौन से होते हैं, क्योंकि वहीं एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें ब्रांच पॉइंट या ब्रांच कट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वैल्यूड कौन से फंक्शन बोलेंगे हम? those functions which assigns more than one value to a single element of the domain। यानी कि ऐसे फंक्शंस को हम मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। अगर एक एलिमेंट आप डोमेन में से उठाओगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा इमेजेस मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट है और उसका जो पोजीशन वेक्टर आप लेते हो आर से, उसकी मैग्नीट्यूड नोटेट करते हो, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड को आप लिख सकते हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई, जहाँ पे n आपका इंटीजर्स में आता है। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अगर थीटा की वैल्यू अगर हमारी -पाई से पाई के बीच में रहे या फिर 0 से 2 पाई के बीच में रहे तो उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड इस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आप नोट आउट करोगे कि आपने कोई भी एक पॉइंट उठाया जेड, तो उसका सबसे पहले हमारा आर्गुमेंट जेड यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ रहा था आर्गुमेंट ऑफ जेड के बराबर, इसको आप थीटा ले सकते हो। लेकिन जब हमने एक रोटेशन की, आफ्टर रोटेशन जो इसकी जो वैल्यू होगी उसी पॉइंट z1 की ले लेते हैं आप, तो वो क्या हो चुका होगा, थीटा में 2 पाई ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप एक बार और रोटेशन करोगे, यानी कि जब आपने रोटेशन की, ये था जब थीटा आपका 2 पाई से 0 के बीच में आ रहा था तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। लेकिन जब थीटा आपने एक बार रोटेशन दी थीटा को 2 पाई से 4 पाई, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी। फिर आप एक बार और रोटेट करोगे तो ये 4 पाई से 6 पाई के बीच में एक रोटेशन आएगी तो उसके लिए चेंज हो जाएगा। यानी कि जब जैसे जैसे आप रोटेशन ले रहे हो आपको इसकी वैल्यू चेंज मिल रही है। अब जैसे जैसे आप n को चेंज करोगे, यानी रोटेशंस जितनी बढ़ाओगे इसकी वैल्यू में आपको चेंजेस आते मिलेंगे, यानी कि एक के कोरस्पॉन्डिंग आपको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें लॉग ऑफ जेड की, अगर जेड को हम पोलर फॉर्म में नोट कर इस तरीके से, तो जेड को हम लिख सकते हैं r इंटू e⁻ थीटा, जहाँ पे r इसकी मैग्नीट्यूड है। इसको आप लॉग की प्रॉपर्टी से log ऑफ r प्लस आयोटा थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, यानी कि log जेड के अंदर भी आर्गुमेंट जेड की एंट्री हो चुकी, जो पहले से ही क्या हो रहा था मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, तो इसको भी वो क्या कर देगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें से कोई पॉइंट ए लिया, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो लॉग मैग्नीट्यूड, ये होती है मोड लगा सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर हम बात करें इसी सेंस में कि जब आपने प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया हुआ है तो इस केस में इसकी वैल्यू आएगी log ऑफ मोड आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे 0 के अराउंड ही, तो आपकी ब्रांच क्या आ गई, यानी कि 0 से थीटा जब 2 पाई था तो आर्गुमेंट जेड लिख दिया आपने। ठीक है, लेकिन log ऑफ ए की वैल्यू ही log ऑफ मोड ए प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2n पाई आयोटा, यहाँ एक रोटेशन करोगे तो
जब थीटा आपका 2 पाई से 4 पाई हुआ तो ये 2 पाई आयोटा इसके अंदर एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर log a की वैल्यू आपकी चेंज होकर के log mod ऑफ a प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z प्लस 4 पाई आयोटा हो जाएगा जब आपका थीटा 4 पाई से 6 पाई के बीच में हुआ। ठीक है, तो इसमें भी रोटेशन के अकॉर्डिंग आपकी एक ही पॉइंट के लिए log a के लिए ये भी वैल्यू आ रही है, log a के लिए ये भी वैल्यू है। जैसे जैसे आप रोटेशन बढ़ाओगे इसमें भी वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी कि ये भी एक पॉइंट के कोरस्पोंडिंग इनफाइनाइटली वैल्यूज देगा, ये भी इनफाइनाइटली वैल्यू देगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों के दोनों फंक्शन कौन से हैं? इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन हैं, जो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। अब जो ये कंसेप्ट आता है कि यहाँ पे आप दोनों में एक कॉमन बात नोट करो कि इसमें जो वैल्यू जो चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है? रोटेशन की। जब हम देखो, जब हमने रोटेशन नहीं की थी, जब हमने एक ही ब्रांच यूज़ की थी, एक ही सीट यूज़ की थी, तो आप यहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू सिंगल थी। फिर आप अगर 2 पाई से 4 पाई की बात कर रहे हो तो ये सिंगल वैल्यू है। लेकिन अगर इसी पॉइंट के अगर आप देखो तो दो वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर के लिए जब हम ये ब्रांच यूज़ कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू सेम है, ये ब्रांच यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए एक ही वैल्यू आ रही है, इसके लिए भी एक वैल्यू आ रही है। यानी कि एक ब्रांच क्या होती है? ब्रांच कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब हम यहाँ से इस फंक्शन को देख के ब्रांच को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आप एक रोटेशन ले रहे हो आपकी ब्रांच चेंज हो रही है, आपको लग रहा है पॉइंट सेम है लेकिन वो नेक्स्ट सीट पे चला जा रहा है। रिमान सीट्स कंसेप्ट होता है, वहाँ से ये हमें पता चलता है कि जब आप एक रोटेशन करते हो तो आपका जो पॉइंट होता है वो सेकंड सीट पे चला जाता है, फिर आप रोटेशन करोगे तो थर्ड सीट पे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ कभी सेम आ ही नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रिमान सीट होती है। लेकिन ब्रांच क्या होती है? ब्रांच एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन फॉर जो हमारा ओरिजिनल एफ जेड के लिए। यानी कि हमें चेक करना होता है कि किस रीजन में आपका जो फंक्शन एफ जेड आपने लिया हुआ है वो सिंगल वैल्यूड है। तो आप देख पाओगे 0 से 2 पाई में इसकी वैल्यू सिंगल ही रहने वाली है। ये अगर 2 पाई से 4 पाई करोगे तो ये ब्रांचेज हैं इसकी, अलग अलग ब्रांच। इस ब्रांच में सिंगल वैल्यूड रहने वाला है, इस ब्रांच में सिंगल वैल्यूड रहने वाला है। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी ब्रांचेज होती है, तो ब्रांचेज को आप डिफाइन कर सकते हो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा, इस एक ब्रांच में ये थीटा रहेगा, इस ब्रांच में थीटा प्लस 2 पाई, इस ब्रांच में थीटा प्लस 4 पाई। ठीक है, अब जो कंसेप्ट आता है हमारा ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट का, यहाँ से निकलता है। तो हमने देखा कि आर्गूमेंट जेड में वैल्यू चेंज हो रही थी और log z में वैल्यू चेंज हो रही थी आफ्टर रोटेशन। ठीक है, तो अब ब्रांच पॉइंट क्या होता है? यहाँ से हम डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। इन दोनों फंक्शंस के अंदर जब हमने रोटेशन की थी वो अबाउट 0 की थी। ठीक है, जिसमें जो प्रिंसिपल ब्रांच पढ़ते हैं वो 0 से 2 पाई के लिए उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल देते हैं हम। फिर 2 पाई से 4 पाई के ऊपर नेक्स्ट ब्रांच आ जाती है आपकी। लेकिन ये ब्रांचेज आ किस वजह से रही है? रोटेशन की वजह से। यानी कि आपकी जो वैल्यू चेंज हुई है मेनली दोनों फंक्शंस के अंदर वो चेंज हुई है रोटेशन की वजह से। ठीक है, और किस पॉइंट के अराउंड? 0 के अराउंड। तो यहाँ पे ब्रांच पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनती है कि द पॉइंट अराउंड विच आफ्टर ए complete rotation the value of function fz changes is called branch point। ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट कौन सा होगा? ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड हमने रोटेशन की है और हमारी फंक्शन की वैल्यू चेंज हुई है, उसको ब्रांच पॉइंट बोल सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये जो सीट्स लगी हुई हैं, जिस रोटेशन के बाद आप नेक्स्ट सीट पे जाओगे ये सारी की सारी सीट अटैच्ड है जिस पॉइंट के साथ। ठीक है, यानी कॉमन पॉइंट भी आ सकता है। आप सभी पॉइंट्स, सभी ब्रांचेज का कॉमन पॉइंट ब्रांच पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रांच पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने बात की थी एक सिंगल ब्रांच उठाओगे तो उसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो क्या होता है? सिंगल वैल्यूड।
अब हम क्या करेंगे कि देखो 0 से 2 पाई जब आपने ब्रांच ली तो उस केस में आपके पास सिंगल वैल्यूड थी। जब आपने एंट्री की 2 पाई से 4 पाई में तब आपकी वैल्यू चेंज हो गई। अब ब्रांच कट का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। तो ब्रांच कट, तो सबसे पहले आप बोल सकते हो कि हम क्या करेंगे, एक रे बनाएंगे जो ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होगी, ठीक है, और एक स्लिट होगी जो दो के बीच में, दो ब्रांचेस के बीच में आ रही होगी, दो ब्रांचेस को आपकी सेपरेट कर रही होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ ब्रांच लगा दूँ, ये कट लगा दूँ, एक यहाँ से रे निकाल दूँ 0 to इन्फिनिटी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो हमारा 0 से 2 पाई आप इसको ब्रांच ले सकते हो। तो यहाँ से देखोगे जब आप ये चक्कर लगा के आए एक 0 से 2 पाई, ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 0 से 2 पाई, तो आपकी वैल्यू एक ही रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने 2 पाई से 4 पाई में एंटर किया, नेक्स्ट से इसको क्रॉस किया, इसको क्रॉस करते ही यहाँ आओगे, आप नेक्स्ट ब्रांच में चले जाओगे। तो ये जो रे है ये आपको बताएगी कट, जो ये आपको नज़र आ रहा है दो ब्रांचेस के बीच में, उसको हम ब्रांच कट बोलते हैं, ठीक है, जो दो ब्रांचेस को सेपरेट करता है, जिसके बाद में, जिसको क्रॉस करने के बाद फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। आप ऐसे भी देख सकते हो। तो ब्रांच कट को कैसे डिफाइन करोगे, द रे स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रांच पॉइंट। अब देखो ब्रांच पॉइंट से स्टार्ट होगी, रोटेशन का जो सर्कल बनेगा उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी करेगी, ये आप बोल सकते हो। द रे स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रांच पॉइंट्स एंड इंटरसेक्ट द सर्कल ऑफ रोटेशन, सर्कल ऑफ रोटेशन अराउंड ब्रांच पॉइंट, ब्रांच पॉइंट विच सेपरेट्स, जो सेपरेट करेगी टू ब्रांचेस। यानी एक तरह से हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और बोल दिया कि एक ब्रांच के अंदर आपकी वैल्यू सिंगल रहने वाली है। तो इससे पहले तो इसको हम ब्रांच कट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन से आता है कि ब्रांच पॉइंट किसे बोलते हैं और ब्रांच कट किसे बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और करते हैं कि log अगर z-1 दिया जाए, यहाँ पे हमने log z लिया था तो इसका ब्रांच पॉइंट बन रहा था 0, क्योंकि हमने जो रोटेशन की थी वो अराउंड 0 ली थी। क्योंकि यहाँ पे z-0 लिखो तो z को जो मेजर करने का, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है, z को हम ऑब्जर्व करेंगे कहाँ पड़ा है तो वो ओरिजिन से देखेंगे। लेकिन जब ये पॉइंट आया z-1, अब जो पॉइंट होगा वो कहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, 1 के अराउंड। तो अब जो रोटेशन होने वाली है, जो चेंज होगा, ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा, वो 1 के अराउंड अगर आप रोटेशन लोगे तब करेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो चुका है, इसका रेफरेंस पॉइंट 1 हो चुका, ठीक है। कोई भी पॉइंट आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू 1 आने वाला है, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 0 आ रहा था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका ब्रांच पॉइंट क्या हो जाएगा, z=1। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं z⁻²। अगर हम ये फंक्शन लें तो हम देखते हैं कि मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है या नहीं, एक के पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कितनी वैल्यूज दे रहा है। जैसे log z इनफाइनाइटली वैल्यूज दे रहा था, आर्गूमेंट भी दे रहा था इनफाइनाइटली वैल्यू। अब इसके बारे में देखते हैं कि जब आप एक z1 कोई पर्टिकुलर उठाओगे तो उसकी जो पोलर फॉर्म होगी r⁻θ, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो f(z1) जो आएगा वो आपका आ जाएगा r⁻²e⁻θ/2, ठीक है। ये आपकी फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। अगर रोटेशन ली हमने, रेफरेंस पॉइंट आपका z=0 है तो जो रोटेशन की जाएगी वो भी 0 के अबाउट की जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे 0 पॉइंट बनेगा कि नहीं ब्रांच पॉइंट। कैसे चेक करेंगे कि हम रोटेशन लेंगे, अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो हम बोल देंगे, वरना ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब अगर हमने रोटेशन की तो ये पॉइंट को आप लिखोगे r⁻θ + 2 पाई। एक रोटेशन के बाद में
आपका ये थीटा प्लस 2 पाई हो गया हुआ एंगल, ठीक है। ठीक है जी, फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी अब इसके बाद, तो आप फंक्शन के अंदर आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 पाई ये पुट करोगे, तो यहाँ से आर टू दी पावर हाफ ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 पाई बाई 2, आर टू दी पावर हाफ ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस पाई। अब पाई में कुछ एंगल ऐड हो रहा है तो हम चले जाएंगे पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, उस वजह से यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिखा जाएगा और माइनस का फर्क आ जाएगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से नेगेटिव का साइन बाहर आएगा, यानी कि एक रोटेशन के बाद इसने अपनी वैल्यू चेंज कर दी, यानी कि यहाँ पे भी ब्रांच पॉइंट आपका बनेगा कौन सा, 0। ठीक है, तो ब्रांच पॉइंट तो हमें मिल चुका है इसके लिए। अब हम देखते हैं कि इसके लिए ब्रांचेस कितनी काम कर रही हैं, कितनी ब्रांचेस है। तो जितनी वैल्यूज देता है अपनी एक पॉइंट से कोरस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज देता है उसको ब्रांचेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 से थीटा 2 पाई था, एक ब्रांच थी, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू थी आर टू दी पावर हाफ ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2। लेकिन जब ये नेक्स्ट ब्रांच पे गया 2 पाई से 4 पाई, तो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी माइनस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि जब हमने एक रोटेशन और की, यानी कि एंगल 4 पाई से 6 पाई हुआ, तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो हम एक रोटेशन और कर देंगे, उसके बाद ये क्या हो चुका होगा, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 4 पाई। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर टू दी पावर हाफ ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 4 पाई बाई 2। तो इसको आप लिख सकते हो आर टू दी पावर हाफ ई की पावर आयोटा थीटा बाई 2 प्लस 2 पाई। एंगल के अंदर 2 पाई ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है 2 पाई प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन सेम होते हैं और चेंज भी नहीं होता, तो ये थीटा बाई 2 ही लिख सकते हो। यानी कि सेकंड रोटेशन के बाद फिर से अपनी इसने वैल्यू अटेंड कर ली, यानी कि यहाँ पे 2 ही ब्रांचेस काम कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही डिस्टिंक्ट वैल्यू आई है, तीसरी बार रोटेट करते तो इसने अपनी ओरिजिनल वैल्यू अटेंड कर ली, तो यहाँ पे 2 ब्रांचेस काम कर रही हैं, या 2 रिमान सीट्स बोल सकते हो आप, 2 रिमान सीट्स। पहली पे ये है, दूसरी पे वैल्यू ये है, तीसरी बार वापस वहीं पहुंच जाओगे इसी पॉइंट पे। तो इस तरह से आप फाइनाइट रिमेन सीट्स के मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन भी देख सकते हो। ये एक पॉइंट के लिए 2 वैल्यूज देगा। ठीक है, तो फाइनाइट वैल्यूज भी देने वाले फंक्शन मिल सकते हैं, इनफाइनाइट वाले भी हमने चेक यहाँ पे कर लिए। तो इस तरह से आप ब्रांच पॉइंट्स या ब्रांच कट्स के कंसेप्ट को समझ सकते हो। इसी तरह से कुछ याद रखने वाला कंसेप्ट है कि देखो z टू दी पावर अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा आपका रेशनल नंबर हो, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में हो, p और q आपके होने चाहिए इंटीजर्स में से, और p और q का यानी कि ये सोल्व करने के बाद लिखा हुआ है हमने, इनका GCD 1 होना चाहिए एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रेशनल नंबर है। तो उस केस में आपने ध्यान रखना है कि ये अगर आपको फंक्शन दिया जाए f(z), तो उस केस में q रिमान सीट्स या q ब्रांचेस वर्क करती हैं। ठीक है, यानी कि q रोटेशन जब आप करोगे, जब एक रोटेशन करोगे वैल्यू चेंज होगी, दूसरी रोटेशन पे भी वैल्यू चेंज होगी। जिस तरह यहाँ पे 2 रोटेशन पे चेंज हुई थी, थर्ड रोटेशन पे ये वापस आ गया था। ठीक है, यानी 2 बार रोटेशन करते इसने वैल्यू पा ली थी अपनी वही, तो ये क्या करेगा, q रोटेशन के बाद अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, तो यहाँ पे q रिमान सीट्स होंगी। फिर आप लिख सकते हो z की पावर अल्फ़ा, और अल्फ़ा अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है, यानी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यू भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, उस केस में इसके पास इनफाइनाइटली मैनी रिमान सीट्स होती हैं। कितनी मर्जी आप रोटेशन कर लेना, वहाँ पे आपकी वैल्यू रिटेन नहीं होगी, जिस तरह से आर्गूमेंट ऑफ z और log z में हमने देखा था। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रिमान सीट्स। और यहाँ पे ब्रांच कट की बात की जाए
तो आप देख पा रहे हो जब 0 से शुरू किया, 0 से 2 पाई, तो यहाँ तक इसको आप ब्रांच कट बोल सकते हो, क्योंकि जब 2 पाई से ऊपर 4 पाई में गए आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यानी कि ये डेफिनेशन फॉलो कर जाएगा। ये हमारी रे है जो सर्कल ऑफ रोटेशन को कट भी कर रही है, साथ में 2 ब्रांचेज को सेपरेट भी कर रही है, क्योंकि 2 पाई के बाद नेक्स्ट 2 पाई से 4 पाई आपकी नेक्स्ट ब्रांच आ जाएगी। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं करता तो ब्रांच नहीं होती, अगर वैल्यू चेंज कर गया तो ब्रांच आ गई, तो उनके बीच में जो स्लिट आएगी, एक लाइन आएगी, एक रे आएगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रांच कट। और ये ब्रांच कट आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये तो हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट की डेफिनेशन से कि जो प्रिंसिपल ब्रांच हमें डिस्कस करनी होती है वो हम -पाई से पाई भी ले सकते हैं, या फिर आप 0 से 2 पाई ले सकते हो। लेकिन वैसे आप किसी भी डायरेक्शन में अल्फ़ा एंगल पे घुमा सकते हो, ठीक है, इसको अपनी सेट कर सकते हो इस ब्रांच कट को। लेकिन डेफिनेशन क्या है, 0 से निकलना चाहिए, यानी ब्रांच कट से निकलना, ब्रांच पॉइंट से निकलनी चाहिए, सर्कल ऑफ रोटेशन को कट करनी चाहिए। ऐसी कोई भी रे होगी उसको आप क्या बोल सकते हो, ब्रांच कट। प्रिंसिपल बनाने के लिए इस अल्फ़ा को क्या बोल दोगे 0। तो अगर अल्फ़ा आपने डिसाइड किया तो अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस 2 पाई, इस केस में आपके फंक्शन की वैल्यू सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो जाता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना होता है, ये ब्रांच पॉइंट्स एंड ब्रांच कट्स के कंसेप्ट। अब नेक्स्ट इसके हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। जितने भी हम फंक्शन किए थे कि z की पावर अल्फ़ा, log z, आर्गूमेंट z, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ पूछी जाती है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो प्रिंसिपल ब्रांच है आप विदाउट रोटेशन, तो उसकी फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे।